हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट के फॉर्म निकल आए हैं और आप सभी लोगों ने उसके फॉर्म डाल भी दिए होंगे। तो अब आपको एक अच्छी नीति के साथ आपको एक पढ़ाई करनी होगी। उस नीति में आपको विभिन्न विषयों के ऊपर अध्ययन करके उनके महत्व के आधार पर एक श्रेणी में डालना होगा, जिससे कि कौन से विषय में आपको कितना वक्त देना है। उन सब विषयों में से मैथ एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका अंकों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। मैथ सीटेट का एक स्कोरिंग विषय है जिसमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और मेहनत के साथ अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करिए। और आपने फॉर्म डाल दिया है तो आज मैं आपको सीटेट की मैथ पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें 15 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी और 15 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगी, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके चलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास में कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जी हाँ, 31 क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। और कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ऑप्शन ए है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। ऑप्शन बी है, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। एंड ऑप्शन डी है मूल्यांकन के परिमाणों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग 31 का राइट आंसर कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? सभी लोग कमेंट करिएगा। देखिए, ऑप्शन ए है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन सी देखिए प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये भी हमारा राइट है। मूल्यांकन के परिमाणों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ये भी हमारा सही है। अब आप ऑप्शन बी देखिए, बी है हमारा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये हमारा सबसे कम प्रभाव देने वाला है। ठीक है, तो इसका 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? ऑप्शन ए है स्तर 2 संबंध, स्तर 3 निगमन, एंड स्तर सी है स्तर 0 पहचानना, स्तर 1 है विश्लेषण। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का। आपको सभी को पता होगा वैन हील ने कितने चरण दिए थे। जी हाँ, वैन हील ने कितने चरण दिए थे? 5 चरण दिए थे। सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। जी हाँ, वैन हील ने मानस चिंतन के 5 चरण दिए थे। बच्चे पहचानते हैं कि सभी वर्ग आयताकार हैं। सभी बच्चे पता है, सभी बच्चों को कि वर्ग एक आयताकार है, लेकिन सभी आयताकार वर्ग नहीं है। और वे ये समझते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। ओके फ्रेंड्स, उनको पता है बच्चों की कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्तर 2 संबंध, मतलब समचतुर्भुज और आयत दोनों के बीच में क्या दर्शाता है?
संबंध दर्शा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, स्तर 2 संबंध। ओके फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, 33 क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन ए सहचर्य गुण, ऑप्शन बी है वितरण गुण, ऑप्शन सी है संवरक गुण एंड ऑप्शन डी है क्रम विनिमय गुण। तो आप प्लीज़ सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। सभी लोग कमेंट करिए। दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। यह गुण संवरक गुण के रूप में जाना जाता है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यह संवरक गुण को क्या करता है? उल्लेखित करता है। क्योंकि आपको पता है हमारी दो पूर्ण संख्या कौन, जैसे हम आपको कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लेते, जैसे 4 ले लिया और 5, इनका योग क्या होता है? 9, जो क्या है 9 एक हमारी क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार सभी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। तो 33 का राइट आंसर समझ में आ गया आपको? संवरक गुण, इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। जो भी फ्रेंड्स हमारे 34 क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको कौन सा कथन कैसे बताना है? सत्य बताना है। ऑप्शन ए है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। ऑप्शन बी है गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन सी है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। 34 का सत्य बताना है आपको। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जाता है। ये भी हमारा क्या है? राइट है। हमारा क्या है? राइट है। सॉरी, गलत है। ये हमारा क्या है? गलत है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी हमारा क्या है? गलत है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। ये भी हमारा कौन सा कैसा ऑप्शन है? रॉन्ग है, यानी कि गलत है। फोर्थ ऑप्शन है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। ये हमारा क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्लास को ज्वाइन कर सके। 35 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। ऑप्शन ए है संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी है गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा संख्याओं में अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा 35 का। जी हाँ, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। जैसे संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी हमारा राइट है। और ऑप्शन डी हमारा संख्याओं में अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, राइट है। तो इसमें हमारे क्या 2 राइट मिल गए, ए और डी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ए और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। ऑप्शन सी है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। एंड ऑप्शन डी है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तो आप सभी लोग 36 का राइट आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका 36 का राइट आंसर। आई होप आप सभी को प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। जो हमारी प्राथमिक कक्षा होती है उनको उनके जीवन के अनुभवों को भाग बना के हमें उन पर गणित को पढ़ाना चाहिए। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और सभी छात्र लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आपको क्या बताना है, नहीं है। पहला फर्स्ट है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी है गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन डी है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो आप लोग 37 का राइट आंसर कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है। आपको पता है प्राथमिक स्तर पर जो गणित पढ़ाई जाती है वो प्रत्यक्ष है, कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है। यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या गलत है। हमसे क्या पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं, ऐसा तो है नहीं। गणित प्रत्यक्ष है ये तो सही है, और इसने बोल दिया कल्पना की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी हम कोई भी सवाल हम कुछ भी क्वेश्चन हल करेंगे, कल्पना तो हमारी आवश्यक होती ही है। तो इसका ये सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत पास में आ गए हैं, तो आप लोग मेहनत करिए। 38 क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से
किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए है चौपड़ आकृतियों की पहचानना, बी है हमारा आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना, ऑप्शन सी है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, और 4 है हमारा सुडोकू पहेली को हल करना। तो आप लोग 38 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ये जो चौपड़ आकृतियों को पहचानने संबंधी क्रियाकलाप से समय विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। आई होप आप सबको समझ में आएगा। ये जो चौपड़ आकृतियों को पहचानना होता है, इससे क्या होता है विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो आई होप समझ में आ गया आपको 38 का। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, एक एक पॉइंट पे अच्छे से गौर करके पढ़िएगा आप सभी लोग। जी हाँ, 39 क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। ऑप्शन ए है हमारा संख्या चार्ट, बी है क्विजनेयर क्षण, सी है हमारा गिनतारा एंड 4th है हमारा जियो बोर्ड। तो आई होप आप सभी को पता होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, 39 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी क्विजनेयर क्षण। जो बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्विजनेयर क्षण का यूज करते हैं। तो इसका 39 का राइट आंसर क्या हो गया आपका क्विजनेयर क्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ, 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। मतलब संख्या 3 का प्रयोग, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद ही आप लोग आंसर पे जाइएगा। किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। मतलब या तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड इधर आगे से गिने तो भी तीसरे में आना चाहिए, और पीछे से भी आप 1 2 3 करके आप गिर रहे हैं तो भी वो तीसरे नंबर पे आना चाहिए। देखिए जैसे ए है हमारा प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। ऑप्शन बी है इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ऑप्शन सी है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। और डी ऑप्शन है हमारा इस घर में 3 कमरे हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा इसका। सभी लोग कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 14 का। जी हाँ, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। आपको पता है जब इमारत बनती है तो पहले फर्स्ट बनता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा तो है नहीं आप सेकंड बना लो थर्ड बना लो, बनाएंगे तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ही ना। तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये हमारा क्या है कन्फर्म है, मतलब क्रम सूचक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ये हमारा क्रम सूचक भाव है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत टाइम कम बचा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझ के पढ़िए, जिससे आपको एग्जाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी छात्र लाइक और शेयर करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 41 क्वेश्चन है, शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, बी है
किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। एंड ऑप्शन डी है, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तो आप लोग 41 का राइट आंसर कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बात बोल रहा है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। क्या ऐसा सही है? नहीं, क्योंकि परिमाप अलग होता है, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, अलग होता है। इसका मात्रक दोनों क्या है हमारा, इसका मतलब ये हमारा क्या है, रॉन्ग। सेकंड है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। जी हाँ, जैसे हमारी कोई भी आकृति हम ले लें, ये हमारी क्या दर्शाता है, ये हमारा परिमाप। तो ये हमारा किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये हमारा क्या है, राइट है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आप सबको समझ में आएगा। और सी और डी आपकी गलत है, क्योंकि यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। जी नहीं, गलत। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। जी नहीं, ये भी हमारा क्या है, गलत। यही ऑप्शन बी हमारा राइट है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 42 क्वेश्चन। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन सी है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। एंड ऑप्शन डी है हमारा भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए। 42 का राइट आंसर, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन को लेते देखिए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऐसा तो क्यों, ऋणात्मक संख्याओं को क्यों देना चाहिए, हम धनात्मक संख्याओं का भी दे सकते हैं। दोनों हम किसी भी संख्या की हम संकल्पनाओं का परिचय हम दे सकते हैं। बी है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं, आप बता सकते हो वो प्राथमिक लेवल पर आप कि वर्ग कैसे बनता है, आयत कैसे, हम परिचय उसको प्राथमिक कक्षाओं में भी दे सकते हैं। सी है हमारा बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ये हमारा क्या है, राइट है। तो हमें सॉरी, ये हमारा क्या है, राइट है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और हमारा ऑप्शन डी में देखो, केवल ऐसा तो है नहीं केवल आप उच्च प्राथमिक स्तर पर दे सकते हैं, प्राइमरी लेवल पे भी आप कोई भी संकल्पना या किसी का भी परिचय आप दे सकते हैं। तो इसका 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 43। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ये है हमारा बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। बी है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। सी है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। और ऑप्शन डी है क्या कह रहा है, संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। तो बताइए आप लोग सभी लोग 43 का राइट आंसर।
सभी लोग बताइएगा 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ, देखिए 44 क्वेश्चन। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? 25 है, ऑप्शन बी में 48 है, ऑप्शन सी 52 है एंड ऑप्शन डी में 15 है। बताइए आप लोग 44 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है इसका फार्मूला होता है, भाजक बराबर क्या होता है हमारा? भाजक बराबर, एक मिनट लिख लीजिए आप लोग। भाजक बराबर होता है भागफल गुणे भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या होता है भाज्य बराबर? भाज्य बराबर हमारा होता है भागफल एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए। भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर आपको निकालना कैसे है? अब आपको कि मालूम तो आपको सिर्फ एक ही है, शेषफल हमको मालूम है कितना है हमारा? 5 है। तो इसमें क्या बोला है? भाजक क्या है हमारा? भागफल का 5 गुना है। क्या है हमारा? भागफल का कितना है? 5 गुना है। और शेषफल का कितना है? 2 गुना है। तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए, भाजक बराबर भाजक बराबर आप लिख लीजिए, भाजक बराबर पहले ये लिखिए शेषफल का 2 गुना। कितना है? शेषफल का 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 गुना। शेषफल तो आपको पता ही होगा, शेषफल कितना हमारा? ये है 5। तो 5 गुणे 2 हमारा कितना आ गया? 10। तो आपको समझ मालूम पड़ गया आपको हमारा भाजक कितना आ गया? 10 आ गया। शेषफल आपको मालूम है कितना हमारा है? 5। अब हमको क्या निकालना है? भागफल। तो भागफल तो हमारा भाजक बराबर क्या लिखा है? भाजक बराबर लिखा हुआ है, दिया हुआ है भागफल का 5 गुना। कितना? भागफल का 5 गुना। अब आपको पता है भाजक हमारा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। भागफल मुझे मालूम नहीं, तो भागफल इस ऐसे ही लिख दो भागफल। और ये जो हमारा मल्टीप्लाई में 5 है, ये हमारा किस में आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो भागफल हमारा कितना आ गया? भागफल हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। अब आप निकाल सकते हैं, हमने आपको फार्मूला भी बता दिया है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। अब आपको सारे मालूम है, अब आप कर लीजिए। भाजक हमारा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। और भागफल कितना हुआ? 2 दिया हुआ है। और हमारा शेषफल कितना दिया? 2। तो 10 दूनी 20 और 20 5 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आई होप आपको समझ में आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है, फिर भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। 45 क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो सभी लोग इसका
करिए इसका क्वेश्चन, हल करिए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? पांच क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, तो बताइए आप लोग। आपको पता है हमारी पांच क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो x हो गई, दूसरी x+1, फिर x+2, फिर x+3, फिर x+4। कितनी हो गई हमारी? हो गई हमारी पांच। पांच क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ सारे में प्लस लगा दो। सारे बराबर पे क्या कितनी योग कितना हमारा? 20। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 x हो गया प्लस 2 1 3 3 3 क्या होता है? 6 6 4 10, यानी कि यहाँ 10 बराबर 20। तो 5x है इधर, और ये प्लस में प्लस का 10 है, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? 10। जब 20 में जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो अब आपको पता ही होगा 10/5, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। अब आपसे पूछ क्या रहा? x बराबर आपने क्या निकाल लिया? 2। तो हमसे पूछ रहा है प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योग बताना है। तो प्रथम तीन हमारी क्रमागत संख्या कौन सी थी? एक तो x थी, दूसरी थी हमारी x+1 थी, और तीसरी हमारी क्या थी? x+2 थी। अब आपको पता हो गया पहली हमारी क्रमागत संख्या 2, ये 2 मिल गई, ये 2 ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमारी तो 3 योग पूछ रहा है, आप इन्हीं को जोड़ दिए, 3 2 5 4 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, मैंने जो क्वेश्चन हल किया है सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको लग रहा है हम आप जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46। एक वर्ग के रूप में तार सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो इसकी लंबाई 166 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल घेरा जाएगा। सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम बता दें आपको ये क्वेश्चन ही गलत है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। कल हम आपको इसको करेक्ट करके कल हम आपको इसका आंसर बता देंगे, पूरा क्लियर करके हम आपको इसका सॉल्व करा देंगे इसको। तो इसको आप क्या करिए? छोड़ दीजिए, क्योंकि एक वर्ग के रूप में तार सेंटीमीटर या तो कुछ होना चाहिए, लंबाई से यहाँ भी गलत है। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट में, तो हम इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आपको सॉल्व करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/4, सॉरी 3/5। तो आप सभी लोग बताइए सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या। सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ इसका 40। आई होप आप सभी लोग तो पता ही होगा आपको सबसे छोटी भिन्न निकालना, बड़ी भिन्न निकालना। तो 40 मैं आपको ऐसे ही बता दे दूँ, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 5/6 है पहली बड़ी ही, और 3/5 है दूसरी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जी हाँ चलिए 48 क्वेश्चन।
अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? आप लोग 48 का करिए, आप लोग इसका क्वेश्चन हल करिए। आप कुछ बताइए, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आई होप आप सभी को आ रहा है। चलिए हम हल करवाते, चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। देखिए आप लोग समझिए क्या कह रहा है, मतलब 8:30 का समय दिया हुआ है। अस्मिता क्या करती है, 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो इसका मतलब अस्मिता कितने बजे पहुंच जाती है? 8:15 पे पहुंच जाती है। समझ में आपकी आ गया? अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे का समय है, 15 मिनट पहले पहुंच जाती, तो आपको पता है 8:15 हो गया। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचती है, मतलब अपने सहकर्मी है उसका आधा घंटा पहले पहुंचती है। तो इसमें क्या कर दिया, आधा घंटा हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? 8:45 AM। ओके, तो सहकर्मी गोष्ठी के निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से पहुंचती है। क्या लिखा उसमें? 40 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ये जो हमारा 8:45 का जो समय है, अब 40 मिनट देरी से पहुंचती है तो इसमें -8 40 है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 8:05 AM। आई होप आप सबको समझ में आ गया। देखिए फिर से देख लेते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। तो आपको 8:30 है, 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कि 8:15 पे पहुंच गई। फिर सेकंड में क्या कह रहा है, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। आधा घंटा पहले पहुंची यानी कि इसको 8:15 पे आधा घंटा आप ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 8:45। अब उसने कह दिया जो गोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुंचा। जो हमारा जो 8:45 निकल के आया उसमें हम 40 मिनट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा? 8:05। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है, फिर भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ, 49 क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हो? बताइए इसका आंसर, आप लोग कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले आप ये देखिए जो हमारा 48 है ये किस किस टेबल में हमारा मिलता है और कितनी बार मिलता है। देखिए 48 जैसे 48 इंटू, एक मिनट, जी हाँ चलिए 48 इंटू 1 क्या मिल जाएगा हमको? 48 मिल जाएगा। इसके बाद सीरियल से चलते तो 24 इंटू 2 एक ये मिला। फिर हमारा 16 इंटू 3, फिर हमारा मिल जाएगा 12 इंटू 4 एंड फिर मिल जाएगा हमारा 8 इंटू 6।
तो हमारे इसके कितने पेयर बने, आपसे बस वही पूछ रहा है। जैसे एक सेट एक 1 × 1 मतलब 2 के पेयर में आपको बताना कि 48 कितनी बार हमारा उसका पेयर व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये हमारा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार। कितनी बार हम 48 को व्यवस्थित किया हमने? 5 बार। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5। आपको क्लियर हो गया? बस हमको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ व्यवस्थित जैसे 48 को हमें क्रम से कितनी बार हम इसको व्यवस्थित रूप में ला सकते हो, बस वही हमें को बताना था। हमें जैसे 1 सेंटीमीटर × 1 मतलब 1 × 1 लिखा है, वैसे ही 48 × 1, 24 × 1, 16 × 3, 12 × 4 × 8 × 6 है। तो हम इसको कितनी बार व्यवस्थित कर सकते हैं? 5 बार, 5 बार। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। चलिए 15 क्वेश्चन है। विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। मतलब अगर आप लेफ्ट से गिनेंगे तो भी उसका 19वां स्थान है, और आप राइट से गिनेंगे तो भी उसका क्या है? 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो चलिए बताइए आप लोग, थोड़ा सा हिंट मैंने दे ही दिया है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर बताइए सभी लोग। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? चलिए हम आपको सबसे इजी वे में बताते हैं। जैसे आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब ये हमारा क्या हुआ? 19। अब इधर से भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 19वां इधर से भी है और इधर से भी है। तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। आप ऐड करके देख लीजिए कितने विद्यार्थी, कुल कितने छात्र हैं। तो इसका 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 37। आई होप आपको क्लियर हो गया। सबसे इजी हमने बता दिया आपको कि आपको जिससे कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्टी 51 क्वेश्चन है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, संख्या क्या है? बताइए आप लोग इसका। 51 का राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग। देखिए जब अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, इस तरह के प्रश्न मिल जाए आपको, तो आप सबसे पहले क्या किए? ऑप्शन से उठाएं, ऑप्शन सबसे पहले लिया करें। ऑप्शन से देखें कि इसमें मैच कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन है वो, आप मतलब आपके सवाल से मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे इसमें एक संख्या, यहाँ से सबसे नीचे देख रहे हैं, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। देखिए जो हमारा दहाई का अंक है इकाई के अंक का दोगुना है, 4 दूनी 8, 8 होना चाहिए, यहाँ तो क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये हमारा दहाई का अंक क्या है? 8 है। इकाई के अंक का दोगुना है क्या? 1 दूनी 2 होता है, तो यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये भी कुछ ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखते हैं, अब इसका दुगना होना चाहिए 2 का, तो 2 दूनी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है? 7 है, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब चलिए 4th ऑप्शन देखते हैं, ये 3 है, 3 का दुगना क्या होता है? 6, ये हमारा क्या है? डी, ये हमको एक ऑप मिल गया। अब इनके अंकों का योग 9 है। देखिए 6 और 3 को 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 9 भी आ जाएगा। अब 6 दहाई से अधिक है, ये 6 अधिक भी है और 8 दहाई से कम है, तो हमारा ये क्या है? मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन से मेल खा रहा है या मैच हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन आया करें तो आप लोग ऑप्शन को पहले उठाया करें। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जी हाँ। क्वेश्चन है 52। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट 15 रुपये 50 पैसे है। पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये का है। स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये 50 पैसे का है। एक कैंची 17 रुपये की है। एक रबड़ 2 रुपये का। चमकीले कागज़ की एक परत 2 रुपये 50 पैसे की है। और सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये का है। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन का खरीदा है, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज़ की 5 शीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो आप लोग सभी लोग इसका कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, सारे वो जितना सामान लिया है उसको आपको ऐड करके बताना है इसका क्या होगा। जैसे एक पैकेट क्रेयॉन हमारा कितने का है? 15 रुपये 50 पैसे का है, इसको भी लिख लीजिए। फिर 2 पैकेट पेंसिल का है, इसमें 1 पैकेट का दिया हुआ है, 2 पैकेट का कितना हो जाएगा? 1 पैकेट 14 रुपये की, 2 पैकेट 28 रुपये का हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 पैकेट स्केच का है, मतलब 22 रुपये 50 पैसे भी लिखिए, ऐड कर लीजिए। इसके बाद 1 कैंची 17 रुपये की, उसको भी ऐड कर लीजिए। फिर है चमकीले कागज़ की 5 शीटें। चमकीला कागज़ कहाँ है? चमकीले का 1 शीट है 250 की है, तो 5 शीटें मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 शीट का पता चल जाएगा। 1 पैकेट सजावटी स्टिकर, एक मतलब 5 रुपये का। सबको सारे को एक साथ लिख के और आप ऐड कर लीजिए, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका 52 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर पहुंचती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर 15 मिनट इतने पर घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? आप लोग 53 का राइट आंसर कमेंट करिए, बताइए 53 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 53 का कैसे करना है। जैसे एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को, कब? 30 मई कब चलती है हमारी? 23:40। अब आपको पता है हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो यहाँ एक दिन में कितना बच रहा है हमारा? 20 मिनट ही तो बच रहे हैं। कितना बच रहे हैं? 20 मिनट। समझ में आया आपको? अब 30 मई के बाद क्या आता है? 31 मई भी आती है। 31 मई यानी कि 24 घंटे ये हो गए। 20 मिनट यहाँ बचे और 24 घंटे पूरे कितने हो गए? यहाँ ये हो गए। फिर है 1 जून। अब 1 जून को कितने बजे पहुँच जाती है? 5:15। अब तीनों सबको ऐड कर लीजिए। 5, 2, 1, 3, 5, 4, 9 और 2 कितना आ जाएगा? 29:35। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? जी हाँ, 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। 29 घंटे कितना हो जाएगा? 35 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ, 54 क्वेश्चन। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी? तो हमने बताया अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो आप कैसे ऑप्शन से हल करेंगे, कैसे ऑप्शन लेके हल कर सकते हैं। और
सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है और हम ऑप्शन में मिलाते चले जाते हैं, हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। चलिए 54 का राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए, यदि इकाई स्थानांक, इकाई का स्थान जैसे ऑप्शन सी हमने लिया, इकाई का स्थान, इकाई स्थानांक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या, देखिए जो हमारा इकाई का स्थान, इकाई कितनी हमारी, ये 9 है ना इकाई हमारा, तो इकाई स्थानांक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है। आपको पता है ये सबसे बड़ी हमारी क्या है, एक विषम संख्या है, इसका मतलब हमारा ये क्या है, राइट है। और देख लीजिए एक इसमें भी आ रहा है, इधर ये भी देख लीजिए ऑप्शन ए, इसमें भी हमारा इकाई का अंक सेम आ रहा है। अब ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। आपको पता चल गया, आपको दो हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 1000वां स्थान देखते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। 1000वें स्थानांक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या है। जी हाँ, जो हमारा एक अंक वाली क्या है, अभाज्य संख्या है। ये जो हमारा 1000वां है ना, ये हमारी क्या, 1000वें स्थान का एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये हमारी सब अभाज्य संख्या क्या, हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 7 है। ये भी हमारा क्या, और इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इसमें क्या है, ये 3 है तो ये भी अभाज्य संख्या, पर ये सबसे बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इससे इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही आप ऑप्शन लेके चलेंगे तो आपका टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा और आप क्वेश्चन को हल भी कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी छात्र लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करें। चलिए 55 क्वेश्चन है। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में क्या घटाना होगा। तो बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। सभी लोग बताइएगा। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में क्या घटाना चाहिए। देखिए कैसे इसका लगेगा। जैसे 8,008 है, 8,008 प्लस 8,088 प्लस 8,808 में x घटा दीजिए। क्या घटा दें, x घटा दें तो आपका ये क्या है, 17,863 आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अभी जो माइनस का x है आप पक्षांतर करेंगे, देखिए आई होप आपको आ ही जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2, 4 में क्या ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 17,863। अब ये माइनस का x है तो इधर कितने में चला जाएगा, प्लस x में। अब आपको इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7041 x वाला है। देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, 7041 ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ चलिए।
16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करिए, इसका राइट आंसर लगाइए सभी लोग, क्या आएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग लगाइएगा। सोलह लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन को, दिया किस में है? मिलीलीटर में दिया है और ये हमारा किस में है? लीटर में है। अब हम इसको लीटर को क्या कर लेंगे? मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? मिलीलीटर में। जी हाँ, चलिए देखते हैं। तो ये 16 लीटर है, 16 लीटर हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम मिलीलीटर में करते हैं तो 16,000 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 16 का गुणा 1000 में आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 16,000 मिलीलीटर। अब उसने क्या बोल दिया, एक मिनट, कितने 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। देखिए जैसे एक बाल्टी है, ये हमारी बाल्टी हो गई, पूरी भरी हुई है। अब ये जो पानी हमारा, इनको छोटे छोटे 50 उसमें हमको करना है बर्तनों में, तो हमें 50 बार करना है। तो ये जो हम 16,000 दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे? 50 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 15 का 5 तिहाई 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0, ये हमारा कितना? 320 बार क्या हुआ? तो हमारी मग की धारिता क्या हो जाएगी? 320 मिलीलीटर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन बी, 320 मिलीलीटर। कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल क्वेश्चन दिए हुए। 16 लीटर धारिता, लीटर को पहले हम क्या कर लेते हैं? मिलीलीटर में बना लेते हैं। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो 16 × 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 16,000 मिलीलीटर। इसके बाद 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानीय, तो इसका मतलब 50 से हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देंगे और आप इसको काट के डिवाइड करके आप क्या आ जाएगा? 320 मिलीलीटर। आई होप आपको समझ में आ गया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से पहले स्टेशन की दूरी कितनी है? तो बताइए आप सभी लोग। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या कहा उसने? एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये। मतलब जैसे आपने कोई यात्रा की 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर की हमने की, तो हमने उसको कितने रुपए दे दिए? 50 रुपये। ओके। अब उसने कहा है उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक के लिए 258, मतलब अब ये जैसे ये हमारा घर है और ये हमारा क्या है? रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक के लिए उसने पूरे कितने पैसे दे दिए? 258 रुपये। यहाँ से इतने यहाँ तक जाने के लिए कितना पैसा दिया उसने? 258। अब उसने कहा पहले जब वो 2 किलोमीटर चली, जैसे यहाँ 2 किलोमीटर चल चुकी, तो उसने यहाँ पे किराया अपना दे दिया, तो उसने 50 रुपये। अब जो यहाँ से आगे बढ़ी है उसके भी मतलब उसका भी उसने किराया दिया है। देखते कैसे रहा है।
वो हमारा ये है उस मतलब पूरा किराया। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा 1 मिनट 258। अब ये 258 में क्या करते हैं ना, 50 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 208। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना किराया, 208 रुपये हमारा किराया लगा। अब बोला है शेष यात्रा के लिए भाड़ा 16 रुपये प्रति किलोमीटर है। अब शेष यात्रा, अब मतलब अब जैसे ये 208 है, अब यहाँ 16 रुपये है, तो कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर। क्लियर हुआ आपको? जब 2 किलोमीटर चली उसके लिए उसने 50 दिए, उसके बाद वो चली तो उसने 258 रुपये दे दिए। अब उसने 258 को 50 माइनस कर दिया तो 208 रुपये, या मतलब पूरे के दिए उसने 258, इतने के कितने दिए उसने 208 रुपये। अब 16 रुपये अब उसने बता दिया, 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बताना है। तो आप देखो 13 किलोमीटर चली है, इतना 13 किलोमीटर चली और 2 किलोमीटर इधर चली थी, तो कितना हो जाएगा 13 + 2 = 15 किलोमीटर। आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, ना समझ में आए तो फिर बताइएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है। यह 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों को अंक दर्शाती है। यहाँ पे आप कर लीजिए मारिया, ये गलत हो गया, मारिया। ओके, ऑप्शन ए दिया हुआ है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। ऑप्शन बी है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। सी है भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। और डी है हमारा मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए 58 का राइट आंसर। जी हाँ, देखते हैं इसका 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। जब आप इनको ऐड करोगे, सबको इनको भी ऐड करोगे तो इनके प्राप्तांक क्या हो जाएंगे, आपको समान हो जाए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। सी है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। और डी है संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए आप लोग 59 का राइट आंसर। सभी लोग बताइए 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 59 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन एंड लास्ट है क्वेश्चन। गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ए है उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी है हमारा इन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यांक 4 है। सी हमारा है 0 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बताइए। और डी है हमारा आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। अब आपको बताना है कौन से बंद श्रेणी वाला है, कौन सा मुक्त श्रेणी वाले क्वेश्चन है। जी हाँ, जैसे 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए व सी बंद श्रेणी वाले प्रश्न है। ए देखिए क्या कह रहा है, ए व सी बंद श्रेणी वाले हैं। ए देखते उस आयत का क्या क्षेत्रफल है, इसकी एक भुजा 5। देखिए आपको पता है जैसे अभी हमारा कोई ये रहा आयत है, जो इसकी ये जो हमारी जो आकृति होती है हमारी क्या होती है, परिमाप होता है। और इसके अंदर जो निकालेंगे क्या हमारा ये अंदर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, अंदर का क्षेत्रफल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बंद अंदर का है ना, तो ये बंद श्रेणी मतलब ये हमारा क्या है, राइट हो गया। अब सी देखते हैं, 0 और 8 के मध्य सभी आवाज़। अब आपको बता दिए, कन्फर्म कर दिया है कि हमें 0 और 8 के बीच की संख्या बतानी है, हमें आवाज़ संख्या। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, बंद श्रेणी वाला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ए और सी हमारा क्या है, बंद श्रेणी वाले प्रश्न है। और बी और डी हमारा क्या कह रहा है, मुक्त श्रेणी वाले। जैसे उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात की जिसका माध्यांक 4 है, तो आप निकाल सकते हैं 4, माध्यांक 4 है कुछ, तो आप ये ओपन माइंड है, ये भी सही है। आयताकारों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। आयत के बारे में जो भी आपकी जानकारी है, आप कई प्रकार से आप उसको डिटेल में समझा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। मतलब ओपन माइंडेड है वो, तो ओपन वाला सिरा है। तो ये इसका 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ए और सी हमारा बंद श्रेणी वाला प्रश्न हो गया है, और बी और डी मुक्त श्रेणी वाले प्रश्न हैं। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया। प्लीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए, पेपर बहुत पास में और नज़दीक आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके चलूँगी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, मन लगा कर पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।